नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। अभी तक मैंने थ्योरी ऑफ मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, बॉयलर, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं जो आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ वह रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के चैप्टर वेपर एंड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड रेफ्रिजरेंट्स इस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करा दिए हैं। वो सभी लिंक अगर आप चाहें तो उसी लिंक में सारी प्लेलिस्ट है, आप लगातार देखते जाइए। एक एक सब्जेक्ट्स के क्रम से सारे यूज़फुल हो जाएंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उन्होंने कहा है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में किस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वेस्ट हीट मतलब व्यर्थ जाने वाली हीट का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड वॉर्टेक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए, जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है इसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं जिसमें कंप्रेसर लगा होता है जो वर्क देता है। तो इसमें हम लोग का वेस्ट हीट का कोई यूज़ नहीं होता है। दूसरा दिया वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। तो देखिए, जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होते हैं वो वेस्ट हीट का बेस्ट यूज़ करते हैं। देखिए क्या होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल अगर हम लोग देखें तो ये मोस्टली इसमें एक जनरेटर होता है जिसको जो क्या करता है, जिसमें वाटर और अमोनिया आपस में घुले हुए होते हैं। यदि हम इसका एक सिंपल सा फिगर पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं, क्योंकि अक्सर वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हम लोग कंफ्यूज रहते हैं और मिक्स होता चला जाता है। तो समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक जनरेटर है, इस जनरेटर में क्या होता है, इस जनरेटर में देखिए वाटर होता है, अमोनिया का मिक्सचर होता है, कंसनट्रेटेड मिक्सचर या कहें कि सैचुरेटेड मिक्सचर होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं जनरेटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है। इसको हम लोग हीट देते हैं। मान लीजिए हमने जो इसको हीट दी वो QG है और किस टेम्परेचर पे दी, इसका जो टेम्परेचर है वो TG है। TG टेम्परेचर हमने इसको हीट दी। तो जब हम इसको हीट देंगे तो इस हीट के कारण क्या है, इसमें से जो अमोनिया है वो इसमें से अलग हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसमें जो गैसें, घुली हुई गैसें हैं वो उसमें से निकल के बाहर आने लगती है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर गैसेस की लिक्विड के साथ जो एफिनिटी होती है वो कम हो जाती है। उसी प्रकार अमोनिया की भी एफिनिटी वाटर से कम हो जाएगी तो उसमें से पृथक होकर के बाहर आने लगेगा। ठीक, तो ये इसमें से अमोनिया बाहर आ जाता है। तो जब ये अमोनिया बाहर आता है तो ये पहुंचता है कंडेंसर में। किसमें पहुंचता है? कंडेंसर में। कंडेंसर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इसको ठंडा किया जाता है। जैसे ठंडा किया जाता है तो इसमें से हीट क्या है, मान लीजिए हीट निकल जाती है, QC कंडेंसर से हीट बाहर निकल जाती है। और ये अमोनिया जो है अभी गैस के फॉर्म में था, ये लिक्विड हो जाता है और लिक्विड हो जाने के बाद कंडेंसर से बाहर आता है। जब कंडेंसर से बाहर आता है तो यहाँ पे लगा होता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है? एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है कि ये अमोनिया के लिक्विड को थ्रोटल कर देता है जिससे कि वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचता है एवापोरेटर में। ये अमोनिया किसे पहुँचती है? एवापोरेटर में। ठीक, तो एवापोरेटर में जब पहुँचती है तो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है, मतलब ये अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्व कर लेती है। तो यहाँ पे जो ये हीट एब्जॉर्व कर लेती है, मान लीजिए QE हीट एब्जॉर्व कर लेती है, तो जितने हीट ये एब्जॉर्व करेगी वही कि हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा। क्या देगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको यहीं पर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जिसे हम लोग स्टोरेज भी कहते हैं। अब इसके बाद जब इसमें से वेपर निकलेगी तो वो क्या होगी, वो अमोनिया रहेगी, अमोनिया वेपर निकलेगी, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है, पहले के टेम्परेचर से बढ़ा हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे होता है एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है? एब्जॉर्बर। तो एब्जॉर्बर क्या काम करता है? एब्जॉर्बर काम, उसमें एब्जॉर्बर में पानी होता है जो कि आई हुई अमोनिया को अपने में घोल लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो ठंडे रूप में होता है। जब पानी ठंडा होता है तो क्या करता है कि उसकी गैस के प्रति जो एफिनिटी होती है अधिक होती है, मतलब आसानी से उसमें गैसें घुल जाती हैं। तो NH3 इसमें घुल जाता है। फिर जो NH3 और वाटर का सोल्यूशन है इसको हम लोग पंप कर देते हैं जनरेटर पे। यहाँ पे हम लोग पंप लगा रहता है जो कि इसको पंप कर देता है जनरेटर पे। तो इसमें जो अमोनिया और वाटर का मिक्सचर होता है, यहाँ से क्या होता है, अमोनिया वाटर प्लस अमोनिया H2O प्लस
NH3 का मिक्सचर होता है वो ऊपर जाता है लिक्विड फॉर्म में, फिर यहाँ पे जनरेटर में गर्म होता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब देखिए जब इसमें से यहाँ पर जनरेटर, इस जगह जो जनरेटर है यहाँ पे हम लोग हीट देते हैं तो अमोनिया बाहर निकल जाती है, सिर्फ वाटर बचता है। तो ये वाटर क्या है लगातार एब्जॉर्बर में आता रहता है। एक नॉन रिटर्न वाल्व होता है, नॉन रिटर्न वाल्व इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर जब वहाँ पे प्रेशर अधिक हो जाए जनरेटर में ज़रूरत से ज़्यादा तो वहाँ का पानी इस तरफ आ जाता है एब्जॉर्बर में, ये एब्जॉर्बर का पानी उस तरफ नहीं जाता है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है। तो इसे कहते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे जो जिस टेम्परेचर जनरेटर को हम लोग मतलब जिस टेम्परेचर हम लोग जनरेटर को हीट दे रहे थे वो मान लीजिए अगर TG है और जहाँ एवापोरेटर इसका टेम्परेचर मान लीजिए TE है, TE इसका एवापोरेटर है का टेम्परेचर है, ठीक है। इसे कभी कभी रेफ्रिजरेटेड स्पेस कह के हम लोग TR भी कह सकते हैं, ठीक। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर TO है। TO क्या मान लीजिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका COP निकालना चाहें तो इसकी COP का जो फार्मूला होता है वो होता है, इसके COP का फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। COP वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का जो COP होता है वो इक्वल टू होता है TG माइनस T0 डिवाइडेड बाय TG इंटू TR या कहिए TE एवापोरेटर कहिए या रेफ्रिजरेटर स्पेस कहिए TE डिवाइडेड बाय T0 माइनस TE, ठीक। ये तो ये हो गया हमारे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के COP का फार्मूला क्या होता है TG माइनस T0 डिवाइडेड बाय TG इंटू TE डिवाइडेड बाय T0 माइनस TE, ठीक। तो इस तरह से हम लोग COP और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का COP निकाल सकते हैं। ये फार्मूला सीधे सीधे याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में सीधे सीधे ये फार्मूला आ जाता है, ठीक। कभी कभी इससे छोटा छोटा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक। ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिए कि ये फार्मूला सीधा सीधा एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला ले लेते हैं तो हमारा अगला की, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल क्या करता है, ये वेस्ट हीट का प्रयोग करके इसको हम लोग चला सकते हैं। जनरेटर के लिए जो हीट चाहिए पड़ती है वो हम लोग किसी प्रकार के लो क्वालिटी हीट का ही प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, इसमें एयर को ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है और इसमें क्या होता है टरबाइन होता है और एक्सपेंडर होता है, उन सभी का प्रयोग करके, और साथ में कंप्रेसर होता है। तो इसमें वेस्ट हीट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार वॉर्टेक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, एक नए प्रकार का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें रेफ्रिजरेंट को एक वॉर्टेक्स मोशन में घुमाया जाता है जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हीट अधिक मात्रा में रिजेक्ट होती है। तो इसका प्रोसेस होता है, तो इसमें भी एक प्रकार के पंप का प्रयोग ही किया जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। दो लिस्ट दी हुई है, इन दोनों का प्रयोग करके हमको दोनों को मैच कराना है। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ एयर, लिस्ट बी एयर दिया है, अमोनिया दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, R11 दिया है। दूसरे में दिया है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम, लार्ज इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इंस्टॉलेशन, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर एंड एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। तो देखिए एक एक करके हम बता देते हैं। एक तो देखिए सबसे पहले दिया है एयर, तो एयर का प्रयोग देखिए कहाँ किया जा सकता है। एयर का प्रयोग जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन है यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कि एयरक्राफ्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेकर चलना उसके लिए सबसे अधिक मतलब वो चाहता है कि जितना हल्का हो सके उतना हल्का रहे। तो एयर ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं सर रेफ्रिजरेंट, एटमॉस्फेयर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, वहीं से हम लोग सीधे सक करके यूज़ कर सकते हैं, या उसी एक एयर को बार बार कंटिन्यूसली हम लोग सप्लाई करते रहते हैं जब तक कि उसका जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब उसकी क्वालिटी उतनी रह जाती तो उसको वापस एम्बियंट में छोड़ देते हैं और फिर से उसको हम लोग सक कर लेते हैं एम्बियंट से। तो एयर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसमें से एयर यूज़ कर सकते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ए के लिए क्या हो जाएगा 5 आपको कहाँ कहाँ दिया है, बी और डी में दिया, तो बी और डी में कोई एक आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है अमोनिया, दूसरा क्या दिया है अमोनिया। अमोनिया कहाँ है,
देखिए अमोनिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अमोनिया बहुत ही सस्ता रेफ्रिजरेंट होता है लेकिन टॉक्सिक होता है, इसीलिए हम इसको घरों में प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट है। अगर हम लोग किसी बड़े इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कोई रेफ्रिजरेंट चूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा अमोनिया को ही चूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमको आइस फैक्ट्री है या फिर कोल्ड स्टोरेज होते हैं बड़े बड़े, उन सभी जगह पे जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। ठीक, तो क्या होगा दूसरा आंसर बी अमोनिया। अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, अमोनिया के लिए इसमें जो चूज़ कर लेंगे वो होगा लार्ज इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इंस्टॉलेशन। तो बी के लिए क्या हो जाएगा 3। तो बी के लिए 3 क्या है, बी और डी दोनों में, तो अभी भी हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ। सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है। इसका सबसे अच्छा प्रयोग होता है ड्राई आइस के रूप में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको क्या किया जाता है, जो हमारे फूड होते हैं, अगर हमको एक स्थान दूसरे स्थान तक फूड को लेके जाना होता है तो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एक उसके ऊपर फैला दी जाती है और वो क्या है, फूड को एक स्थान दूसरे स्थान ट्रांसफर होने में मदद करता है। फूड गर्म नहीं होता है, मतलब फूड फ्रीज रह जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है इसका ऐसा ड्राई आइस किया जाता है। और कहाँ दिया था इसका प्रयोग, साथ में हॉस्पिटल्स में, थिएटर में, होटल्स में, और बाकी जैसे हम लोग को मछलियाँ एक जगह दूसरी जगह ले जानी है, फ्रूट्स ले जाना है, तो इन सभी का प्रयोग अगर हम लोग को ठंडा करने के लिए यूज़ करेंगे तो किसका करेंगे, ड्राई आइस का प्रयोग करेंगे, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। तो जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सी ऑप्शन है, इसका प्रयोग कहाँ होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड, मतलब भोजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द्वारा फ्रीज करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए 1 हो जाएगा। तो सी के लिए 1 कहाँ है, सी के लिए 1 दिया हुआ बी में, तो हमारा आंसर हो गया बी। डी के लिए 2 दिया हुआ है, क्या दिया, डी R11 दिया है, और इसके लिए 2 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम। इस तो R11 के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये इस आधार पर इसको मैच किया गया है। मैं कुछ देखिए रेफ्रिजरेंट सिस्टम में 2 प्रकार के कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हैं। वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं, दूसरा जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रयोग कब कब किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हमको हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम का कोई रेफ्रिजरेंट होगा, मतलब इस प्रकार का रेफ्रिजरेंट जो अधिक जगह घेरता है, मतलब उसके पर केजी वॉल्यूम का स्पेस क्या है, अधिक है। तो हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम वाले रेफ्रिजरेंट का प्रयोग के लिए अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ हमको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ करना पड़ता है। हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम वाले रेफ्रिजरेंट कौन से हैं, R22, R11 और R113। ठीक, ये जो रेफ्रिजरेंट है ये सब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि इनके स्पेसिफिक वॉल्यूम अधिक होते हैं। और अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है तो हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल करने वाले रेफ्रिजरेंट कौन कौन से हैं, ये हैं आपके R12, NH3, ठीक, R134A। ये जो रेफ्रिजरेंट है इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनके प्रयोग करने के लिए हमको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग तय कर सकते हैं। अगर हम लोग कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमोनिया के लिए हम लोग किस प्रकार का कंप्रेसर यूज़ करते हैं, तो अमोनिया के लिए हम लोग हमेशा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए जितने मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो अमोनिया को लेकर अधिक आते हैं क्योंकि अमोनिया सबसे फेमस रेफ्रिजरेंट है। अगला क्वेश्चन, ए डिक्रीज इन एवापोरेटर टेम्परेचर ऑफ ए वेपर कंप्रेशन मशीन लीड टू। इन्होंने कहा है कि अगर किसी एवापोरेटर का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि एवापोरेटर टेम्परेचर और कंडेंसर टेम्परेचर ये पहले वर्क किस प्रकार से करते हैं। तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल भी एक बार बना के दिखा देता हूं ताकि आपको बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होता है उसको अगर हम लोग TS डायग्राम पे बनाते हैं, पहले हम लोग किससे बना लेते हैं, TS डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका TS डायग्राम पे मैंने बना दिया। ये आपका वेपर डोम हो गया। ये इसको ये हो गया, ये मान लीजिए 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है और ये 0.4 है। ठीक,
और अगर हम लोग इसको पीएच डायग्राम पे बनाएं, इसी को पीएच डायग्राम, पीवी डायग्राम पे नहीं, पीएच डायग्राम पे बनाया गया है। पीएच डायग्राम पे बनाए तो ये इसका वेपर डोम हो गया, ये प्रोसेस। हमने आपको बताया था कि जितने भी रेफ्रिजरेशन के साइकिल होंगे कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। किस प्रकार से होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। और जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होते हैं, हीट इंजन के जो साइकिल होंगे वो हमेशा क्लॉकवाइज होंगे। तो क्योंकि ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, सॉरी वेपर कंप्रेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये कैसा है, ये वर्क कंज्यूमिंग है, तो इसकी कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए प्रोसेस पूरा है, इसमें प्रोसेस को मैंने पीएच डायग्राम और टीएच डायग्राम बनाया। तो एक एक करके मैं सारे प्रोसेस आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले 1 से 2 ले लेते हैं। 1 से 2 प्रोसेस जो होता है, देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये जो प्रोसेस होता है ये होता है कंप्रेसर में होता है। ये किसमें होता है, कंप्रेसर में होता है। और इसी प्रकार हम इसमें पीएच डायग्राम बनाए तो ये जो कर्व मिल रहा है, ये कर्व, ये क्या है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से 2 प्रोसेस होता है। तो ये कंप्रेसर में होता है। कंप्रेसर क्या करता है, एवापोरेटर से लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर, रेफ्रिजरेंट वेपर को एब्जॉर्ब को सक करता है और उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के गैस में कन्वर्ट करके रिलीव कर देता है। ठीक, तो ये 1 से 2 प्रोसेस ये हो गया। 2 से 3 प्रोसेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 से 3 प्रोसेस, ये प्रोसेस कंडेंसर में होता है। ठीक, ये कैसा प्रोसेस है, 2 से 3 प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। 2 to 3 ये कंडेंसर में होता है। ठीक, कंडेंसर क्या करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर को लेता है और उसे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उसका प्रेशर वही रहेगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के उसमें वेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, देखिए ध्यान रखिए, ये इसको कंडेंसर क्या है, उसको गैस नहीं रहने देता। कब इसको देखिए, पहले इसका टेम्परेचर कम करता है, टेम्परेचर कम करने के बाद उसको लिक्विडिफाई भी कर देता है, उसको क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो क्या करता है कंडेंसर, एक तरह से जो हम लोग का हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस है तो उसके टेम्परेचर को कम करता है। तो उसको जब कम किया जाता है तो उसको कहा जाता है डी सुपर हीटिंग कहा जाता है। और उसके बाद उसका फेस चेंज करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 से 3 प्रोसेस जो है वो है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 3 to 4 प्रोसेस देखिए यहाँ पे हमने डॉटेड दिखाया है। ठीक, यहाँ पे हमने फर्म दिखाया है। ठीक, यहाँ पे 3 to 4। ठीक, तो इसको क्या है, इसको कहा जाता है ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है, या जिसी को कभी कभी क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहा जाता है कि ये थ्रोटलिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट एक वाल्व से होकर गुजरता है, एक ये कहें कि कभी कभी कैपिलरी ट्यूब से होकर गुजरता है। जो हम लोग घर के डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें कैपिलरी ट्यूब होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक हमको एक्सपेंशन डिवाइस होता है जिसमें से होकर के प्रोसेस गुजरता है। तो ये क्या होता है 3 to 4, ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है, या ये कहें कि ये एक थ्रोटलिंग प्रोसेस है। तो ये हाईली इरिवर्सिबल होता है, इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया है। ठीक, थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने अधिक विस्तार से आपको जब मैं थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करा तब मैंने वहां पर बताया था। तो यहाँ पर थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है 3 to 4। यहाँ पर देखिए फर्म लाइन दिखाई, यहाँ डॉटेड दिखाई, क्यों दिखाई है डॉटेड लाइन, क्योंकि इसका पाथ डिसाइड नहीं है। जबकि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, तो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस को हम लोग सीधी लाइन के रूप में दिखा सकते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे इसको फर्म दिखाया है। ठीक, तो हो गया 3 to 4। अब उसके बाद अगला दिया है 4 to 1। तो 4 to 1 प्रोसेस जो होता है एवापोरेटर में होता है। ये कहाँ पे होता है, एवापोरेटर में होता है। एवापोरेटर अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्व करता है, जिससे वो स्पेस ठंडा हो जाता है और उस हीट के कारण हमको जो हमारी जो वेपर है वो फिर से मतलब वेपराइज हो जाती है। मतलब यहाँ से जब थ्रोटलिंग प्रोसेस के बाद हमको टेम्परेचर प्राप्त होता है तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम होता है और ये लिक्विडिफाइड रहती है और ये लिक्विड के रूप में ही गर्म होते जाता है। और जब यहाँ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्रेसर को सक कर लेता है और फिर से 2 पॉइंट पर पहुँचा देता है। तो इस प्रकार से पूरा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल वर्क करता रहता है। तब देखिए अब किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन, इन्होंने क्या पूछा है, डिक्रीज इन एवापोरेटर टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे जितना हमने दोनों प्रोसेस बनाए तो वो क्या है, वेपर डोम के भीतर है, जहाँ पे क्या है एवापोरेटर और कंडेंसर का जो प्रोसेस होता है। देखिए जब मैंने आपको बना के दिखाया
तो जो भी कंडेंसर प्रेशर है, ये क्या है कि कंडेंसर का जो मेन वर्क ये है, डी सुपर हीटिंग तो होनी है, उसके बाद उसका लिक्विडिफिकेशन होता है, और जो एवापोरेटर में काम होता है वो ये होता है। दोनों के दोनों वेपर जोन के भीतर ही हैं। तो हम जानते हैं कि वेपर जोन या फिर वेपर डोम के भीतर जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्ट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के डायरेक्ट फंक्शन होते हैं। मतलब अगर हमको प्रेशर पता है तो हम लोग टेम्परेचर बता सकते हैं, और टेम्परेचर पता है तो प्रेशर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होगा उसी प्रेशर के सैचुरेशन प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वही उस जगह का टेम्परेचर होगा। तो और दूसरा, अगर उसी सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर होगा। तो यदि आपसे कहा जाए कि एवापोरेटर का प्रेशर कम किया जा रहा है तो सीधा सीधा मान के चलिए उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। और कहा जाए कि एवापोरेटर का प्रेशर बढ़ रहा है तो ऐसा मान लीजिए उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार कहा जाए कंडेंसर का जो लिक्विडिफिकेशन है उसका प्रेशर कम है तो मतलब उसका टेम्परेचर भी कम है, और प्रेशर अधिक है तो टेम्परेचर भी अधिक है। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि जो वेपर डोम के भीतर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के फंक्शन होते हैं। ठीक, अब देखिए इसे पूछा है ए डिक्रीज इन एवापोरेटेड टेम्परेचर ऑफ वेपर कंप्रेशन मशीन लीड टू। इन्होंने कहा है कि अगर किसी वेपर कंप्रेशन मशीन के एवापोरेटर के टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो देखिए आइए बना के देखते हैं क्या असर पड़ेगा। तो मैंने ये लिया अपना पीवी डायग्राम बना दिया। पीवी डायग्राम पे देखिए हमने ऐसे बना दिया, इसको पीवी डायग्राम बनाया, ये पीवी डायग्राम, इस पे मैंने देखिए जो हमारा प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो मैंने बना दी 1 2 3 4। अब इन्होंने कहा है कि हमको क्या करना है, हमको करना है कि एवापोरेटर का टेम्परेचर को कम करना है। तो एवापोरेटर टेम्परेचर को कम करिए चाहे प्रेशर को कम करिए, एक ही चीज़ होती है। तो ये हमने प्रेशर को कम करके यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट तक ले आए। तो देखिए अब अगर हमने इसके प्रेशर को यहाँ कम किया तो अब देखिए क्योंकि वेपर डोम क्या है, इसका डायरेक्शन स्लोप इधर बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप पाएंगे कि सबसे पहले कि यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। देखिए कैसे कम हो जाता है, क्योंकि देखिए सॉरी यहाँ पे ये लाइन अगर हम यहाँ पे जो वेपर डोम होता है वो उसका जो शेप होता है, अगर हम पीएच डायग्राम बना तो इस प्रकार से होता है। मतलब यहाँ पे जो अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन है इसकी लाइन लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर का एवापोरेटर का प्रेशर कम करें या फिर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करें तो सबसे पहले क्या होता है, उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाता है, नंबर 1। और हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीओपी भी कम हो जाएगा। ये सभी हम किसके लिए बता रहे हैं, एवापोरेटर के प्रेशर को कम करने पर या एवापोरेटर के टेम्परेचर को कम करने पर क्या क्या हो जाता है। तो पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाता है, दूसरा सीओपी भी घट जाता है, साथ में कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। ठीक, और हमको जो वर्क डन है, वर्क डन बढ़ जाता है। क्यों वर्क डन बढ़ जाता है, पहले हमको कंप्रेसर से इतना ही वर्क करना था, सिर्फ इतना, अब कंप्रेसर को नीचे से लेके इस लेंथ तक वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका वर्क डन भी कंप्रेसर का बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है, वर्क डन बढ़ रहा है, तो सीओपी का कम होना लाजमी है। ठीक, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो ये 4 क्या होते हैं इफेक्ट होते हैं अगर हम लोग डिक्रीज कर दें एवापोरेटर के प्रेशर को। तो शुरू करते हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिया उसको चूज करने के लिए। तो सबसे पहले दिया है एन इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट बढ़ जाएगा, नहीं, मैंने कहा था रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये कहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा अगर हम लोग वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। दूसरा दिया है एन इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगा। हाँ, ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो हम लोग को कंप्रेसर में वर्क करना है वो अधिक करना पड़ेगा, तो उसको टेम्परेचर भी क्या है, बढ़ जाएगा। तो एन इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है। तीसरा, इट डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। ये भी सही है, कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चौथा, एन इंक्रीज इन कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर का वर्क भी बढ़ जाता है। ठीक, तो ये 3 ऑप्शन है। तो 2, 3 एंड 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगर यही क्वेश्चन ये होता कि ए डिक्रीज इन एवापोरेटर टेम्परेचर होता कंडेंसर टेम्परेचर, क्या हो जाता
कि अगर ये हो जाता क्वेश्चन, ए डिक्रीज इन कंडेंसर टेम्परेचर, यहाँ पे कंडेंसर वर्ड होता है, कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन मशीन लीड टू। तो देखिए जो इफेक्ट एवापोरेटर में होता है उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट कंडेंसर का होता है। तो अगर सीधे सीधे हम लोग कहें कि अगर कंडेंसर का टेम्परेचर कम किया जाए, अगर हम लोग, या फिर कंडेंसर का प्रेशर कम किया जाए, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, एक दूसरे के फंक्शन होते हैं। तो कंडेंसर का टेम्परेचर अगर कम किया जाए तब क्या क्या होगा, कंडेंसर का टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। COP भी क्या है, बढ़ जाएगा। साथ में आपका वर्क डन क्या है, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, और लेकिन जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर है वो क्या है, घट जाएगा। वॉल्यूम वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वो घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब देखिए दो चीज़ें आपने सीखी। अब देख क्या है, हमने आपको बताया था कि जो रेफ्रिजरेशन होता है यहाँ पे COP रेफ्रिजरेटर का होता है, वो क्या होता है, वो होता है लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर माइनस हायर टेम्परेचर। तो देखिए ये सीधे सीधे याद रखिए कि ये दोनों जितने एक दूसरे के नज़दीक होंगे, मतलब इनका जो अंतर जितना कम होगा वो COP का दाम, मतलब COP की वैल्यू उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग चाहते हैं कि मान लीजिए ये अपना लोअर टेम्परेचर, ये अपना हायर टेम्परेचर है। तो अगर हम लोअर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मतलब TL की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएं, मतलब ऊपर की ओर ले जाए, तब क्या है, हायर टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर कम होता जाएगा। ठीक, सॉरी ये उल्टा लिख गया है यहाँ पे, T हायर माइनस T लोअर होता है। ठीक, तो लोअर टेम्परेचर को बढ़ाएं, अगर ये TL को बढ़ाएं तो क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कम हो जाएगा, तो COP की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर हायर टेम्परेचर को कम करें, ठीक, तो इसका तो क्या हो जाएगा, इसको कम करेंगे तो इसका अंतर फिर कम हो जाएगा, तो भी COP बढ़ जाएगा। मतलब लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर एक दूसरे के जितने अधिक नज़दीक होंगे, किसी भी रेफ्रिजरेटर का COP उतना ही अधिक हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है कि किसी का भी जो रेफ्रिजरेटर COP डिपेंड करता है दोनों टेम्परेचर पे। तो जो हायर टेम्परेचर वो क्या है, कंडेंसर का टेम्परेचर है, और जो लोअर टेम्परेचर वो किसका टेम्परेचर है, एवापोरेटर का टेम्परेचर है। अब दोनों के एक दूसरे के जितने अधिक नज़दीक आए रहे होंगे उसका COP रेफ्रिजरेटर का उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब एवापोरेटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तब COP बढ़ जाएगा, हाँ ठीक, और कंडेंसर का टेम्परेचर घटेगा तब COP बढ़ जाएगा। ठीक, इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसी रेफ्रिजरेटर का COP गर्मियों में अधिक होता है कि ठंड में अधिक होता है, तो किसी रेफ्रिजरेटर का COP जो होता है वो ठंड में अधिक होता है और गर्मियों में कम होता है। क्यों? क्योंकि हमको इसके भीतर के एवापोरेटर का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना है। जो आप जिस टेम्परेचर आपकी सब्जियां, आलू या फिर कोल्ड स्टोरेज की बर्फ है, वो जिस टेम्परेचर जमती हो तो फिक्स रहता है। लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर, जो वातावरण का टेम्परेचर है, वो गर्मियों में बढ़ जाता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बढ़ गया है, तो उसका रेफ्रिजरेटर का COP क्या है, बढ़ जाता है। और जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, मतलब ठंडियों में क्या है, टेम्परेचर एम्बिएंट का घट जाता है, तो लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, तो COP बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा C, ये मैं बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली ऑल कॉमन रेफ्रिजरेंट हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम COP एंड पावर कंजप्शन। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा इन्होंने, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला दिया है, प्रैक्टिकली ऑल कॉमन रेफ्रिजरेंट हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम COP एंड पावर रिक्वायरमेंट। देखिए इन्होंने कहा है कि हम लोग जो कॉमन रेफ्रिजरेंट जो यूज़ करते हैं उन सबके लगभग से सभी COP समान होते हैं, पावर रिक्वायरमेंट भी समान होती है। ठीक, तो देखिए क्या है कि हमने अभी आपको बताया COP क्या है, COP का वैल्यू कितना होती है, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो ये क्या है, सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो इनके COP होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। अगर हम लोग कोई भी रेफ्रिजरेंट यूज़ करें, चाहे अमोनिया यूज़ करें, चाहे R12 यूज़ करें, चाहे हम लोग पानी यूज़ करें या सन एयर यूज़ करें, तो जो भी यूज़ करेंगे उसके लगभग COP सेम होता है और उनकी जो वर्क रिक्वायरमेंट भी होती है वो भी लगभग सेम होती है। तो पहला कथन सही है। ठीक, तो दूसरा पूछ कथन क्या कहा है, दूसरा कथन है
अमोनिया मिक्सेस फ्रीली विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड दिस हेल्प लुब्रिकेशन ऑफ कंप्रेसर। इन्होंने कहा कि अमोनिया जो है वो आसानी से लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ मिक्स हो जाती है और कंप्रेसर के लुब्रिकेशन में सहायता करती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि किसी का रेफ्रिजरेंट का ऑयल के साथ क्या बिहेवियर है, तो 3 प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक, तो क्या पहला बिहेवियर क्या है? पहले तो मैं बता दूं कि इसका हम ऑयल के साथ बिहेवियर देखते क्यों हैं। मान लीजिए हमारा कंप्रेसर है, ठीक, तो कंप्रेसर के लुब्रिकेशन के लिए हमको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके वाल्व्स में, इसकी भीतरी लेयर पे, और अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो पिस्टन रिंग और साथ में उसके सिलेंडर और उसके मध्य ऑयल होगा। ठीक, तो उन सब के साथ रेफ्रिजरेंट की भी अभिक्रिया हो सकती है क्योंकि उसके लगातार कांटेक्ट में आता है। तो इस प्रकार से जो अगर हम बिहेवियर देखें रेफ्रिजरेंट का, तो हम उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो होता है पार्शियली मिसिसिबल, मतलब पूरी तरह से ना मिल करके आधा, मतलब लगभग पार्शियली मिलता है। ठीक, इसमें क्या होता है? पार्शियली मिसिबल होता है, इसमें जो ऑयल होता है वो रेफ्रिजरेंट के द्वारा ले जाया जाता है और एवापोरेटर में वो जाकर के सेपरेट हो जाता है। मतलब पार्शियली मिसिबल है, मतलब जो जब कंप्रेसर के पास है, मतलब जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में होता है तो उसके ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, तो मतलब रेफ्रिजरेंट और ऑयल दोनों मिक्स हो गए। ठीक, पहला बिहेवियर जो मैं बता रहा हूँ पार्शियली मिसिबल का बता रहा हूँ। ठीक, तो क्या होता है? कंप्रेसर का ऑयल और दूसरा क्या है? रेफ्रिजरेंट, दोनों क्या है? आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह मिक्स नहीं हो रहे होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर के साथ मिक्स हैं, लेकिन जब ये लोग एवापोरेटर में पहुँचते हैं तो एवापोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो साथ में ऑयल ये भी क्या है? लगातार ये भी ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा होकर के ट्यूब के किनारों पर जा करके चिपक जाता है। ये ऑयल क्या है? उस जो रेफ्रिजरेंट की ट्यूब्स हैं उसमें चिपक जाता है एवापोरेटर में। और रेफ्रिजरेंट क्या है? वो वहाँ की हीट लेकर के एवापोरेट होकर के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ऑयल उसमें चिपका रह जाता है। तो इससे क्या घाटा होता है? इससे घाटा होता है कि कभी कभी एवापोरेटर की लाइन में इतना अधिक ऑयल इकट्ठा हो जाता है कि एवापोरेटर की लाइन चोक हो जाती है। एवापोरेटर लाइन क्या हो जाती है? चोक हो जाती है। तो इससे क्या है? हीट ट्रांसफर कम हो जाता है। और साथ में ये भी होता है क्योंकि वो कंप्रेसर के ऑयल को उड़ा ले गए हैं, अपने साथ जाके एवापोरेटर में इकट्ठा कर लिए हैं, तो कंप्रेसर के पास लुब्रिकेशन कम हो जाता है। तो इससे 3 हानियां हैं। पहली हानि क्या है? कि एवापोरेटर को चोकिंग कर देता है। दूसरी हानि क्या है? कि हीट ट्रांसफर को कम कर देता है। तीसरी हानि क्या है? कंप्रेसर के लुब्रिकेशन को कम कर देता है। अब कौन कौन से रेफ्रिजरेंट इस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो पार्शियली मिसिबल रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, मतलब जो ऑयल के साथ पूरी तरह ना मिल करके नॉर्मल टेम्परेचर में मिक्स हो जाते हैं और एवापोरेटर में जाकर सेपरेट हो जाते हैं, उस प्रकार का रेफ्रिजरेंट है R22। R22 जो होता है वो इस प्रकार का व्यवहार करता है। अब जो दूसरे प्रकार का व्यवहार रेफ्रिजरेंट का देखने को मिलता है वो होता है नॉट मिसिबल। नॉट मिसिबल मतलब ये रेफ्रिजरेंट के साथ मिलता ही नहीं है। ठीक, रेफ्रिजरेंट के साथ नहीं मिलता है। कौन कौन से नहीं मिलते हैं? NH3 और CO2। ये जो रेफ्रिजरेंट है इसको ये ऑयल के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते। ये आसानी से बस अपने सिस्टम में चलते रहते हैं। और अगर इनके साथ ऑयल कुछ मात्रा में साथ में उसकी वेपर के साथ अगर मिक्स हो भी जाता है तो जैसे ही कंडेंसर के बाद कंडेंस होते हैं तो उसमें से वो पृथक हो जाते हैं। और कंडेंसर के बाद एक ऑयल सेपरेटर लगाया जाता है जो इसमें से ऑयल को अलग कर देता है और रेफ्रिजरेंट को अलग कर देता है। तो इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट जो नॉट मिसिबल होते हैं, मतलब जो ऑयल के साथ अधिक मिक्स होने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उनको नॉट मिसिबल कहते हैं। इस प्रकार का रेफ्रिजरेंट है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें इसके जब इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं तब हमको क्या लगाना पड़ता है? ऑयल सेपरेटर लगाना पड़ता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑयल सेपरेटर की आवश्यकता कब पड़ती है, तो ऑयल सेपरेटर की आवश्यकता तब होती है जब रेफ्रिजरेंट और ऑयल नॉट मिसिबल होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक, और कहाँ लगाया जाता है? तो इसको कंडेंसर के बाद लगाया जाता है। ठीक, और तीसरे प्रकार का जो रेफ्रिजरेंट का बिहेवियर होता है उसे कहते हैं फुल्ली मिसिबल। क्या होते हैं? फुल्ली मिसिबल मतलब ये पूरी तरह से रेफ्रिजरेंट और ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। ऑयल और रेफ्रिजरेंट एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, मतलब उसकी वेपर और ऑयल की वेपर दोनों आपस में इस प्रकार से मिक्स हो जाती है कि वो फिर कभी पृथक नहीं होते हैं। तो जो इस प्रकार का बिहेवियर दर्शाते हैं वो होते हैं R12 एंड R11।
ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये फुल्ली मिक्सेबल वाला बिहेवियर करते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है कि कंप्रेसर से ऑयल ले लेते हैं, कंडेंसर में घूमते हैं, फिर जाके एवापोरेटर में भी पहुंचते हैं, तब भी इसको पृथक नहीं करते हैं, फिर वापस कंप्रेसर में ले आते हैं। तो ये इस प्रकार के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इनको बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ सर्किट में ऑयल को फ्लो भी कराते रहते हैं, जिससे ऑयल को जहाँ जहाँ यूजेस होता है वहाँ का लुब्रिकेशन भी होता रहता है, और ये एवापोरेटर में जाकर उसको सेपरेट भी नहीं करते हैं, जिससे एवापोरेटर में किसी प्रकार की चोपिंग भी नहीं होती है। तो जिन्होंने कहा है, जो दूसरा कथन कहा है कि अमोनिया मिक्सेस फ्रीली विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक, एंड इट हेल्प लुब्रिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो ये अमोनिया का मिक्सेस फ्रीली विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल, या लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, नहीं तो अमोनिया उसके साथ मिक्स नहीं होता है। तो पहला कथन तो सही था, दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा ने कहा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रेफ्रिजरेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट। उन्होंने कहा है कि जो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होती है उसमें से एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब होता है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेंट। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में अगर रेफ्रिजरेंट हो तो ये दोनों को शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है डाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक, तो इन्होंने कहा डाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो ये कथन सही है। ये कथन सही क्यों है मैं बता देता हूँ। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर क्या होता है? हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर इस प्रकार के होते हैं जिसमें कंप्रेसर की मोटर और कंप्रेसर दोनों एक ही यूनिट में एक साथ सील कर दिए जाते हैं। तो अगर रेफ्रिजरेंट में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ये क्या करेगा, इन दोनों के मध्य शॉर्ट सर्किट करा देगा। तो इसके शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो जब भी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूज करेंगे तो उसमें हमेशा कैसा रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी हो। चौथा दिया है लीकेज ऑफ अमोनिया कैन बी डिटेक्टेड बाय हैलाइड टार्च मेथड। अमोनिया का लीक टेस्ट हैलाइड टार्च मेथड द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं, लीक टेस्ट देखिए रेफ्रिजरेंट का दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, पहला प्रकार है कि महक द्वारा। सबसे पहले तो अगर हमको अमोनिया, देखिए हम सबके बारे में सारे रेफ्रिजरेंट के बारे में बताते जा रहे हैं। अमोनिया की लीक कैसे टेस्ट करेंगे, किसी जगह से अमोनिया लीक हो रहा है कि नहीं। तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया के लीकेज का सीधे समझिए, अमोनिया में महक होती है। ठीक, अमोनिया का एक अलग तरह की महक होती है, जैसे घोड़ों के अस्तबल के आसपास जो घोड़ों के मूत्र की जो गंध होती है, जो या टॉयलेट्स के आसपास जिस प्रकार की गंध होती है, वही अमोनिया की ही गंध होती है। ठीक, तो अगर उसकी गंध से ही उसके लीकेज को पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर लीकेज में हमको समझ में नहीं आ रहा किस जगह से लीकेज है, तो उसके लिए सल्फर स्टिक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर स्टिक का प्रयोग किया जाता है। एक स्टिक को जो सल्फर की बनी होती है, तो इसको जब अमोनिया के नज़दीक ले जाते हैं तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और वायुमंडल की ऑक्सीजन भी इसमें जुड़ जाती है। ये सभी मिलके बना लेते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बना लेते हैं। इसकी जो है वाइट फ्यूम्स होती है, मतलब सफ़ेद कलर का इसका धुआं निकलने लगता है। तो ये सफ़ेद कलर के धुएं से हम लोग समझ जाते हैं कि उस जगह पर अमोनिया का लीकेज हो रहा है। ठीक, और जो बाकी रेफ्रिजरेंट होते हैं जो इसमें क्या फ्लोरीन होता है, जिसमें फ्लोरीन पाया जाता है, इनको क्या कहा जाता है, फ्रियोन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फ्रियोन कहा जाता है, मतलब जिसमें फ्लोरीन पाया जाता है। उनकी टेस्टिंग के लिए हैलाइड टार्च का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? हैलाइड टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। ये हैलाइड टार्च की विशेषता क्या होती है? हैलाइड टार्च को जो हम लोग जहाँ पर लीकेज है वहाँ लेकर जाते हैं, ठीक, तो इसके नॉर्मली हैलाइड टार्च ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब ये फ्रियोन के संपर्क में आता है तो इसका कलर ग्रीन होने लगता है। इसका कलर ग्रीन होने लगता है। तो पहले ब्लू इज ग्रीन होता है, फिर ग्रीन हो जाता है, फिर एकदम डार्क ग्रीन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका लीकेज टेस्ट कर सकते हैं। तो जो चौथा कथन इन्होंने कहा है कि लीकेज ऑफ अमोनिया कैन बी डिटेक्टेड बाय हैलाइड टार्च मेथड, तो अमोनिया के लीकेज को हैलाइड टार्च से टेस्ट नहीं किया जा सकता। अमोनिया को लीकेज कैसे टेस्ट करते हैं? सल्फर स्टिक के द्वारा किया जाता है। तो ये कथन भी गलत है। तो कौन कौन से कथन सही हो गए? पहला कथन और तीसरा कथन। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो 1 और 3 किसमें? 1 और 3 आपके डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थ्रोटल वाल्व इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन एक्सपेंडर बिकॉज। इन्होंने कहा है कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें एक्सपेंडर की जगह थ्रोटल वाल्व का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ठीक, तो देखिए समझिए इसको कि अगर एक्सपेंडर जो होता है, एक्सपेंडर पूरी तरह से ऐसा पिस्टन की तरह ही होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो एक्सपेंडर में देखिए इस जगह पे फ्रिक्शन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट जो है उसमें फ्रिक्शन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर इस फ्रिक्शन के कारण हमको बहुत अधिक वर्क देना पड़ेगा एक्सपेंडर को, तो जो हमारा कंप्रेसर का वर्क है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मोटर पर अटैच किए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन का बहुत कम हो, इसीलिए इसकी जगह पे हम लोग एक्सपेंशन वाल्व लगा देते हैं। एक्सपेंशन वाल्व बहुत ही सिंपल होता है, सॉरी एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगाते हैं, इसकी एक्सपेंशन सिलेंडर या एक्सपेंडर की जगह इसकी यहाँ पे हम लोग थ्रोटल वाल्व लगा देते हैं, या कभी कभी कैपिलरी ट्यूब लगा दी जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार का हमको वर्क नहीं देना पड़ता है। ये सिर्फ वो क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के द्वारा एक्सपेंड कर देते हैं और एंथैल्पी कांस्टेंट रह जाती है, और साथ में हमको हमारा वर्क डन भी एकदम जीरो रह जाता है उस मामले में। ठीक, तो इसीलिए हम लोग एक्सपेंडर की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में थ्रोटल वाल्व के प्रयोग किया जाता है एक्सपेंडर की जगह, क्यों? इट कंसिडरेबली रिड्यूसेस द सिस्टम, ये सिस्टम के वेट को कम कर देता है। नहीं, एक्सपेंडर का वेट अधिक होता है जबकि कैपिलरी ट्यूब या थ्रोटल वाल्व का वेट कम होता है, तो ये इसका कम का नहीं करता है। दूसरा दिया है, इट इम्प्रूव द सीओपी एज द कंडेंसर इज स्मॉल। देखिए सीओपी को कम नहीं करता, क्यों नहीं कम करता है कि एक्सपेंडर को ऑपरेट करने के लिए भी हमको अपनी तरफ से वर्क देना पड़ता है, जिसके कारण कंप्रेसर का वर्क और अधिक बढ़ जाता है। तो ये सीओपी को कम नहीं करता है, सीओपी को बढ़ा देता है, तो इम्प्रूव नहीं करता है। तो ये इसका आंसर नहीं है। तीसरा दिया, द पॉजिटिव वर्क इन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉल। तो ये कथन सही है कि जो हमको वर्क करना होता है एक्सपेंडर के लिए, जो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन करना पड़ता है लिक्विड के लिए, वो पॉजिटिव वर्क में के लिए इसमें जो पॉजिटिव वर्क प्राप्त होता है वो काफ़ी कम होता है। पॉजिटिव वर्क मतलब एक्सपेंड होने के बाद जो हमको वर्क मिल रहा है वो काफ़ी कम है। ठीक, और उसको एक्सपेंड करने जो वर्क दिया जा रहा है कंप्रेसर में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कंपेयर में ये क्या है, काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। तो इसीलिए तो नेगेटिव वर्क क्या है, काफ़ी कम है। मतलब ठीक, तो मतलब सीधे सीधे जो हमको पॉजिटिव वर्क मतलब हमको जो वर्क प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त होने वाला वर्क काफ़ी कम है, जबकि दिया जाने वाला वर्क कंप्रेसर को काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए यही इसका आंसर है। ठीक, इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में बिल्कुल मदद नहीं करता है, क्योंकि थ्रोटल वाल्व या कैपिलरी ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी महंगा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्सपेंडर से हमको वर्क प्राप्त हो रहा है और वो प्राप्त हुआ वर्क काफ़ी कम है, इसीलिए हम लोग एक्सपेंडर का यूज़ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑयल सेपरेटर इज प्रोवाइडेड बिकॉज। अभी मैंने अमोनिया का और ऑयल का जो बिहेवियर है वो बताया। ऑयल और अमोनिया क्या होते हैं, नॉट मिसेसिबल होते हैं, इसीलिए उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें हम लोग ऑयल सेपरेटर का यूज़ करते हैं ताकि उसमें से ऑयल पृथक हो जाए। ठीक, दिया ऑयल सेपरेशन इन एवापोरेटर वुड लीड टू रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक, इन्होंने कहा है कि अगर ऑयल सेपरेशन एवापोरेटर में होगा तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। हाँ, तो ये कथन सही है कि तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो ऑयल का सेपरेशन हो किस में हो, वो एवापोरेटर में। हम चाहते हैं पहले ही सेपरेट हो जाए, इसीलिए हम लोग ऑयल सेपरेटर लगा देते हैं। ठीक, तो ये कथन सही है। दूसरा कहा है, ऑयल एक्यूमुलेशन इन एवापोरेटर कॉसेस चॉकिंग ऑफ एवापोरेटर। इन्होंने कहा है कि अगर एवापोरेटर में ऑयल इकट्ठा हो जाएगा तो एवापोरेटर को चोकिंग कर देगा। तो हाँ, ये भी सही है। तीसरा दिया है, ऑयल इज़ पार्शली मिसेसिबल इन रेफ्रिजरेंट। क्या ऑयल जो है रेफ्रिजरेंट, मतलब यहाँ पे जो दिया है अमोनिया रेफ्रिजरेंट के संदर्भ में कहा है, तो इन्होंने कहा है कि इस यहाँ पे उसके साथ पार्शली मिसेसिबल है, नहीं, ये नॉन मिसेसिबल होता है, मतलब बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता है। अगर पार्शली मिसेसिबल होता है तो वो जाके एवापोरेटर में ही सेपरेट होगा। चौथा दिया है, ऑयल कॉसेस चोकिंग ऑफ एक्सपेंशन डिवाइसेस। जो ऑयल है वो एक्सपेंशन डिवाइसेस से चोकिंग कर सकता है। ठीक, तो एक्सपेंशन डिवाइसेस से चोकिंग नहीं करता कि उस वक्त वो तत्काल उतना ठंडा नहीं होता। मॉइस्चर अगर है, अगर रेफ्रिजरेंट के साथ मॉइस्चर मिक्स हो गया है तो वो एक्सपेंशन वाल्व की चोकिंग कर सकता है, क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा तो वो अगर उसमें रेफ्रिजरेंट में वाटर मिक्स हो गया, वाटर पार्टिकल से मॉइस्चर रह गए हैं, तो वो एक्सपेंशन वाल्व को जैसे जैसे एक्सपेंड होंगे वैसे ही बर्फ़ में कन्वर्ट होकर के उसको वहाँ चोक कर देते हैं। तो इसीलिए ये ऑयल के लिए नहीं है।
तो इसका पहला कौन कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एयर रेफ्रिजरेंट साइकिल इज यूज्ड इन, लिखित में से कहाँ पे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रयोग किया जाता है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब क्या होता है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब होता है जहाँ पे एयर को ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जा रहा हो, जहाँ पे एयर हम लोग यूज़ कर रहे हो सिस्टम में रेफ्रिजरेशन करने के लिए। तो पहला दिया है कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर होते हैं वहाँ पे एयर को ऐसा रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रयोग किया जाता है, नहीं, जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर होता है अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, घर, हम लोग के घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो जो घर में रेफ्रिजरेटर है उसमें नॉर्मली R12 R22 इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक। तो लेकिन अब क्या है, अब इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट आ गए हैं, विभिन्न प्रकार के एजिट्रोप्स आ गए, तो उनका प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक। गैस लिक्विडिफिकेशन, इसमें एयर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। एयर कंडीशनिंग, घर में जो एयर कंडीशनर लगा होता है उसमें भी R12 R22 इन्हीं का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स का प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का यहाँ प्रयोग किया जाता है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है गैस लिक्विडिफिकेशन हम लोग क्या रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, तो एयर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है इन मिल चिलिंग प्लांट द यूजुअल सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टर्म आया है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। कौन सा टर्म आया है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। देखिए अगर हम लोग रेफ्रिजरेंट को एक उसका क्लासिफिकेशन पढ़े तो एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, फिर दूसरा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, तीसरा टर्सरी रेफ्रिजरेंट, ठीक। तो हम लोग इस तरीके से 3 तरह के रेफ्रिजरेंट बांट सकते हैं। देखिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होता है जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा होता है, जो कंप्रेसर में जाता है, फिर कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से एवापोरेटर में जाता है, एवापोरेटर, ठीक। तो ये साइकिल को लगातार कंप्लीट करता रहता है, उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होता है जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के कारण जो हीट मतलब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न हुआ है, जो ठंडक उत्पन्न हुई है उसको आगे ले जाता है, ठीक। उदाहरण के लिए अगर हम लोग अपने घर के वो पूछें, आप घर के अपने फ्रिज को देखें तो आपके घर के फ्रिज में एवापोरेटर, कंप्रेसर उन सब से होते हुए रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा, जिसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहा जाएगा। मान लीजिए वो R12 या R22 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसके कारण जो आपके फ्रिज के भीतर की एयर है वो ठंडी होती है, तो जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वहाँ पे वो क्या है, एयर है। मतलब इस जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है। फिर वही सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है, एयर, वही आपके फ्रिज के भीतर मूव कर रही कन्वेक्शन करंट कारण और चीज़ों को ठंडा कर रही हैं। या दूसरा उदाहरण ले लीजिए तो हम लोग घर में हम लोग के घर में जो मेन होता है एसी होता है, एसी वो क्या है, उसमें एक रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है जो कंप्रेसर कंडेंसर सबसे होते हुए फ्लो कर रहा है, वो क्या प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। फिर उसके कारण कमरे की एयर ठंडी हो रही है तो वो क्या है, एयर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, और उस ठंडक का प्रयोग करके हम लोग ठंडे हो रहे होते हैं, या हम लोग के यहाँ जो भी सामान रखा वो ठंडा हो रहा होता है। तो मेन प्रोडक्ट को ठंडा करने के लिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से जो ठंडक को लेकर के या कोल्डनेस को लेकर के मेन प्रोडक्ट तक पहुंचाता है उसको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं, ठीक। इसी क्रम में टर्सरी रेफ्रिजरेंट भी हो सकते हैं, जैसे उससे कुछ और चीज़ को ठंडा किया जाए तो तीसरा रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, टर्सरी रेफ्रिजरेंट हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि इन मिल्क चिलिंग प्लांट, जो दूध को ठंडा करने वाले प्लांट होते हैं, उसमें सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो ब्राइन होता है। क्या किया जाता है, ब्राइन का प्रयोग किया जाता है। मिल्क चिलिंग प्लांट में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में ब्राइन का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ मिल्क चिलिंग प्लांट ही नहीं, आइस प्लांट या फिर आपके फिश फ्रीजिंग प्लांट है, इन सभी जगह पे जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मोस्टली ब्राइन होता है। ब्राइन मतलब देखिए क्या है, जैसे आपका ये फ्रीज़र है, ठीक, जैसे ये फ्रीज़र है तो फ्रीज़र के अंदर क्या होता है कि
यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन भरा रहता है, इसमें क्या रहता है, ब्राइन सॉल्यूशन भरा होता है। तो आपको जो रेफ्रिजरेंट का एवापोरेटर होता है वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का, उसकी कॉइल्स इसके चारों ओर लपेटी रहती हैं, उसके कारण इसके भीतर की जो ब्राइन भरा हुआ है, मतलब ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड या फिर साल्ट का जल में सॉल्यूशन बना करके, साल्ट प्लस वाटर उनका मिक्सचर रहता है। फिर हमको जिस चीज़ में बर्फ़ जमानी होती, मान लीजिए कंटेनर में, तो इसमें पानी भर के इस कंटेनर को हम इस ब्राइन पे रख देते हैं, ब्राइन के साथ रख देते हैं, तो इसमें बर्फ़ जम जाती है। तो इसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो होता है जो सर्किट में मूव कर रहा होता है, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होता है जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कोल्डनेस को रिसीव करता है और उस ठंडक को ले जा करके उस प्रोडक्ट को देता है जिस प्रोडक्ट को हमको ठंडा करना होता है। तो मिल्क के केस में या मिल्क चिनिंग प्लांट में हम लोग ब्राइन को एज आ यूज़ करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इस पार्ट के लिए इतना। अभी फिर मैं इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसके अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में अगर चाहते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ लें, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर मैंने वीडियो बना दी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप UP आर्मी की जॉब प्रोफाइल, यहाँ की सैलरी, यहाँ पे की प्रमोशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानना चाहते हो, उसका लिंक भी, उस प्रकार के वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पे अनेक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का एक बैंक है जहां से आप देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशन भी साथ में उपलब्ध हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, उन सभी को देख लीजिए। और क्योंकि जब एग्ज़ाम लगातार होते जाएंगे तो आप अपनी तैयारी को कभी भी ढील मत दीजिए, क्योंकि एक के बाद एक एग्ज़ाम आता रहता है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।